नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर गंगाराम पांडे और एक नए वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कारक प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर जो है तो जो कारक को पढ़ना चाहते हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, जो किसी भी परीक्षा में जो संस्कृत से रिलेटेड परीक्षाएं हैं उनमें कारक लगा हुआ है, तो ये निश्चय ही ये जो क्लास है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी। यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, अधि सिंह स्थासाम कर्म। ठीक है, इस सूत्र के पहले तक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं और आज जो है इस कक्षा में इस सूत्र, ये जो सूत्र है इसको पढ़ेंगे। इसके बाद एक सूत्र आता है अभिनिविशश्च और इसके बाद एक सूत्र आता है उपानवध्यांग वशः। ठीक है, तो ये 3-4 सूत्र यहां पर आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि ये सूत्र है आधि सिंह स्था आसाम कर्म। ठीक है, सूत्र है आधि सिंह स्था आसाम कर्म। यह सूत्र जो है अधि यहां पर क्या है, अधि क्या है यहां पर, तो अधिपूर्वक सिंह धातु, सिंह स्वप्ने धातु है, स्था धातु है, स्था गति निवृत्त ठहरने के अर्थ में है, और आस धातु है। कौन सी धातुएं हैं? आस उपवेशने धातु है, बैठने के अर्थ में। तो ये 3 धातुएं हैं और अधि उपसर्ग है। ठीक है, अधि क्या है? उपसर्ग है। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्था धातु, आस धातु। ठीक है, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु, इन धातुओं का जो कर्म होगा, इन धातुओं का जो आधार, ठीक है, इन धातुओं का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यहां पर आधार नहीं लिखा, वृत्ति में जब आप देखोगे तो यहां पर आधार देखेगा। ठीक है, अब आधार मतलब क्या है कि ये आधार की कर्म संज्ञा करता है, क्योंकि आप तो ये जानते हैं कि आधार की आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है, आधार की आधारोधिकरणम इस सूत्र के द्वारा अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तम अधिकरणे से सप्तमी विभक्ति होती है। लेकिन ये सूत्र क्या करता है? आधार की कर्म संज्ञा करता है, मतलब आधार की अधिकरण संज्ञा नहीं करता। तो ये आधार के अधिकरण संज्ञा को रोक करके उसकी क्या करता है? कर्म संज्ञा करता है। तो अब यहां पर क्या है कि आधार आया कहां से? अष्टाध्यायी क्रम में जब आप देखोगे तो इस सूत्र के पहले आधारोधिकरणम सूत्र आता है। ठीक है, अष्टाध्यायी क्रम में अधि सिंह स्था आसाम कर्म के पहले आधारोधिकरणम सूत्र आता है, वहीं से आधार की क्या कर लेना? अनुवृत्ति। ठीक है, तो सामान्यतः क्या जाना जाता है कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, लेकिन यहां पर यह सूत्र क्या करता है? आधार की कर्म संज्ञा करता है। तो आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। आप इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लेना। हम लोग जो तो अभी इसके पहले तक के जो सूत्र पढ़े उसमें कर्म संज्ञा करने वाले बहुत सारे सूत्र है, जैसे कर्तुरिप्सित तम्मम कर्म आया, फिर इसके बाद जो है तथा युक्तम चा निप्सितम आया, अकथितं चा आया, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म कारणम अनिकर्ता सणु, ये सूत्र आया। ये अपने अलग अलग स्थिति में कर्म संज्ञा कर रहे थे। वहीं पर एक कर्म संज्ञा करने वाला ये सूत्र भी आता है, लेकिन ये क्या कहता है कि अधिपूर्वक सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु, इन धातुओं का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होती है। ये इस सूत्र का प्रयोजन है। ठीक है, तो देखो जैसे कि वृत्ति है, ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं हम, उसमें जो कारक प्रकरण है इसकी वृत्ति में लिखा है अधिपूर्वाणाम एषाम आधारः कर्म स्यात्। ठीक है, क्या लिखा है? अधिपूर्वाणाम एषाम आधारः कर्म स्यात्, मतलब अधिपूर्वक एषाम, एषाम मतलब कौन? सिंह स्था आसाम, इन धातुओं का जो आधार उसकी कर्म संज्ञा होती है। कौन कहता है? अधि सिंह स्था आसाम कर्म। ठीक है, तो अधिपूर्वक सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो ध्यान देना कि जब अधि लगा होगा तभी कर्म संज्ञा करेगा आधार की। यदि अधि नहीं होगा, आप सिंह और स्था धातु के आधार की कर्म संज्ञा करोगे तब कर्म संज्ञा नहीं होगी, तब सप्तमी ही होगी, मतलब अधिकरण संज्ञा ही होगी आधार की। तो अधि ना होगा तो आधार की अधिकरण संज्ञा होगी, और यदि अधि लगा है तब यहां पर इन धातुओं, इन तीनों धातुओं का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो इनके उदाहरण जो है तो भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धांत कौमुदी में क्रमशः दिए हैं। अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते व वैकुंठम हरि। यहां पर क्रमशः इनके उदाहरण बना लेना है। ये तीनों धातुओं के एक साथ प्रयोग हैं, इनके उदाहरण अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि अधिसेते वैकुंठम हरिहि, अधितिष्ठति वैकुंठम हरिहि, अध्यास्ते वैकुंठम हरिहि। ठीक है, तो 3 धातुओं के उदाहरण, ये जो तीनों धातुएं इनके क्रमशः उदाहरण यहां पर एक ही साथ दे दिए गए हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखो, अधिपूर्वक
सिंह स्वप्ने धातु है, तो अधिसेते, ठीक है, तो अधिपूर्वक सिंह स्वप्ने धातु है, उसका आधार कौन है? बैकुंठ है, क्योंकि अधिसेते बैकुंठम हरि, अर्थात जो हरि विष्णु हैं वो बैकुंठ में सोते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हरि बैकुंठ में सोते हैं, ठीक है। तो अधिसेते बैकुंठम हरि का अर्थ हुआ कि विष्णु बैकुंठ में सोते हैं। तो यहां पर अधिपूर्वक सिंह स्वप्ने धातु है, इस धातु का आधार क्या है? बैकुंठ है, क्योंकि बैकुंठ क्या बनेगा? आधार बनेगा, क्योंकि वो कहां पर सोते हैं? आधार मतलब बैकुंठ में सोते हैं। तो सोने के प्रति बैकुंठ क्या है? आधार है। आधार की आधारोधिकरणम इस सूत्र के द्वारा अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या कर देता है कि ये सूत्र आधार की क्या कर देता है? कर्म संज्ञा, ठीक है। ये अधिकरण संज्ञा ना करके, मतलब अधिकरण संज्ञा को एक तरह से बाध करके ये सूत्र क्या कर देता है? आधार की कर्म संज्ञा कर देता है। तो प्रयोग बन जाता है अधिसेते बैकुंठम हरि। तो ध्यान देना कि अधिसेते बैकुंठम हरि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई, मतलब जो भी कभी ना कभी आप परीक्षा में आपको ये प्रयोग फेस करने को मिला होगा, ये पूछे जाते हैं कि अधिसेते बैकुंठम हरि में बैकुंठ में कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है। वहां पर जैसे कि कर्म संज्ञा, आधार में कर्म संज्ञा करने वाले एक ये सूत्र है अधिसिंगस्थासाम कर्म, एक सूत्र है अभिनिविशश्च जो इसके पहले आएगा, एक उपानवध्यांग वशः वो सूत्र भी आधार में कर्म संज्ञा करता है। लेकिन सबकी अपनी अलग अलग स्थिति है, सबका अपना अलग एक क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये जो है अधिपूर्वक सिंह धातु, सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु, इन धातुओं का जो आधार उसकी कर्म संज्ञा करता है। अधिपूर्वक सिंह धातु है, इस धातु का आधार कौन है? बैकुंठ है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है तो क्या बन जाता है? बैकुंठम। तो अधिसेते बैकुंठम हरि। इसी प्रकार से अधितिष्ठति बैकुंठम हरि, अर्थात जो हरि हैं वो बैकुंठ में रहते हैं, ठीक है। हरि बैकुंठ में रहते हैं। तो यहां पर अधिपूर्वक स्था धातु है, ठीक है, और स्था को क्या बन जाता है? तिष्ठति। तो अधिपूर्वक स्था धातु है और स्था धातु का आधार कौन है? बैकुंठ है। कौन है? बैकुंठ है। तो प्रगत सूत्र के द्वारा बैकुंठम में कर्म संज्ञा होकर, इस आधार की कर्म संज्ञा होकर क्या बन जाता है? बैकुंठम। तो प्रयोग बन जाता है अधितिष्ठति बैकुंठम हरि। बात लग गई। तीसरी धातु है आस धातु है, उसमें बन जाता है अधिपूर्वक जो तो आस धातु है, तो यहां पर अधि आस्ते अध्यास्ते, यहां पर यण हो जाता है तो बन जाता है अध्यास्ते। तो अध्यास्ते बैकुंठम हरि, अध्यास्ते बैकुंठम हरि। तो यहां पर भी क्या है? अध्यास्ते ये जो धातु है इसका आधार क्या है? बैकुंठ है। बैकुंठ क्या है? आधार है। आधार की प्रगत सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है तो बन जाता है बैकुंठम, ठीक है। तो अध्यास्ते बैकुंठम हरि। तो ये तीन प्रयोग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिसेते बैकुंठम हरि अथवा अधितिष्ठति बैकुंठम हरि या अध्यास्ते बैकुंठम हरि। तो इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना है कि यहां पर कर्म संज्ञा होती है अधिसिंगस्थासाम कर्म इस सूत्र के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र आता है अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च, ठीक है, अभिनिविशश्च, अभिनिविशश्च, ठीक है। ये सूत्र है, ये सूत्र भी क्या करता है? आधार की कर्म संज्ञा करता है। लेकिन ये कैसे आधार की कर्म संज्ञा करता है? अभि और नी, अभि और नी। अभि क्या है? ये उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है और यहां पर विष धातु है। कौन सी धातु है? यहां पर विष धातु है। जैसा कि पूर्व का सूत्र था अधिसिंगस्थासाम कर्म में, यहां पर केवल एक ही उपसर्ग था अधि। धातुएं कितनी थी? तीन थी, सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु। लेकिन एक सूत्र आता है अभिनिविशश्च। यह सूत्र कहता है कि अभि और नी पूर्वक विष धातु का जो आधार, ध्यान देना यहां पर दो उपसर्ग हैं, पहला उपसर्ग है अभि, दूसरा उपसर्ग है नी, और इन उपसर्ग के रहते हुए, इन उपसर्ग के पूर्वक जो विष धातु होगी उस विष धातु का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। तो अभिपूर्वक और निपूर्वक विष धातु का जो आधार उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा। तो अब यहां पर भट्टोजित चित्त सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति लिखी है कि अभिनी इति एतत् संघात पूर्वस्य विशते आधारा कर्म स्यात्। अभिनी इति एतत्,
ठीक है। अभिनी इति एतता संघात पूर्वस्य विशतेः आधारः कर्मशात। इसका मतलब यह होता है कि अभि और नी ये समूह पूर्वक ही, इसका मतलब यह नहीं है कि आप नी को पहले कर दो अल्पाचतरम इस सूत्र के द्वारा जो तो अल्पच मान करके और अभि को बाद में कर दो, ऐसा नहीं करना है। अभि पहले रहेगा, नी बाद में रहेगा, ये क्रमशः ही रहेंगे। यदि ये क्रमशः हैं और तब विष धातु है, ऐसी विष धातु का जो आधार होगा उसी की कर्म संज्ञा होती है। इसलिए भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि अभिनी इति एतत् संघात पूर्वस्य, मतलब ये संघात पूर्व रहते ही जो विष धातु है, विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, ऐसा वृत्ति में लिखा हुआ है। तो अब इसका जैसे कि मैंने बता दिया कि संघात पूर्व का मतलब यह है कि ये क्रमशः होना चाहिए, पहले अभी होना चाहिए, उसके बाद नी होना चाहिए, इसके बाद विष धातु होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है तो विष धातु का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नी पहले कर दें और अभी बाद में कर दें, या अभी का एक उदाहरण अलग बना दें, नी का उदाहरण अलग बना दें। मतलब कि अभी पूर्वक विष धातु, नी पूर्वक विष धातु, इसका जो आधार कर्म संज्ञा, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है कि अभी और नी ये पूर्वक ही विष धातु का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। जैसे कि अभी इन्होंने उदाहरण दिया है भट्टोजी दीक्षित ने, अभी नी अभिनी अभिनी विशते, अभिनी विशते सन्मार्गम। ठीक है, सही है ना। उदाहरण क्या है, अभिनिविशते सन्मार्गम। ठीक है, मतलब इसका यह हुआ कि सन्मार्ग में प्रवेश करता है, विष धातु प्रवेश के अर्थ में होती है। ठीक है, विष धातु प्रवेश के अर्थ में होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सन्मार्ग में प्रवेश करता है, अच्छे कर्म में प्रवेश करता है। ठीक है, तो अब यहां पर देख लो, क्रमशः पहले अभी उपसर्ग है, इसके बाद नी उपसर्ग है और इसके बाद विष धातु है। ठीक है, इसके बाद क्या है, विष धातु है। तो सन्मार्ग में प्रवेश करता है, तो यहां पर जो है सन्मार्ग क्या बनेगा, आधार बनेगा। सन्मार्ग क्या है, आधार है। आधारोधिकरणम इस सूत्र के द्वारा इसकी अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी अधिकरणी चा से सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन इसने क्या कह दिया कि यदि अभि और नी पूर्वक विष धातु है तो इसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। कौन कहता है, अभिनिविशश्च। ठीक है, तो सन्मार्गम में क्या होता है, कर्म संज्ञा होकर, सन्मार्ग में कर्म संज्ञा होकर क्या बन जाता है, सन्मार्गम। समझ में आया, सन्मार्ग में कर्म संज्ञा होकर क्या बन जाता है, सन्मार्गम। नहीं तो यहां पर क्या होनी चाहिए थी, सप्तमी विभक्ति सन्मार्गे, ऐसा होना चाहिए था। तो जैसा कि मैंने बताया है कि यदि अभी और नी उपसर्ग ये लगे हों, विष धातु होगी, तभी इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी। यदि आप ऐसा करोगे केवल विष धातु कर दो, इसके आधार की कर्म संज्ञा करोगे, तब नहीं होगा। ठीक है, विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। जब ये अभी और नी लगे होंगे तभी विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो बात समझ में आई। अभिनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग में प्रवेश करता है। तो ये तो इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब जो है भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि परिक्रणे संप्रदानम इति सूत्रादेः मंडूकप्लुत्या अन्यतरस्याम ग्रहणम अनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषा आश्रयणात् क्वचिन्ना। ठीक है, ये यहां पर कहते हैं, वृत्ति में लिखा है कि परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, एक सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति में है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति जब पढ़ेंगे वहां पर एक सूत्र आता है, परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। ठीक है, ये कहते हैं कि इति सूत्रादेः, इस सूत्र के द्वारा, यह मतलब यहां पर, यह मतलब कहां पर, अभिनिविशश्च, इस सूत्र में मंडूक प्लुत्या, मंडूक प्लुत्य का मतलब होता है, मंडूक मतलब मेढक। अब मेढक कैसे चलता है ठीक है, हम लोगों को जैसे नहीं चलता है, वो फुदक फुदक के चलता है, मतलब उचट उचट के। जैसे यहाँ बैठा होगा तो यहाँ से जंप करेगा, दूसरी जगह पहुँचेगा, वहाँ से जंप करेगा और जो तो दूसरी जगह पहुँचेगा। इस तरह से जो तो मेढक के चलने की गति होती है, मतलब मेढक की चाल होती है। ठीक है, वो ऐसे नहीं चलता खिसकते हुए, चलता भी है लेकिन ज़्यादातर उसकी आदत क्या होती है, उचट उचट के चलना। तो यहाँ पर कहते हैं कि परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, इस सूत्र के द्वारा मंडूक प्लुति, ठीक है, मंडूक पुलिति, इसके द्वारा मतलब मंडूक पुलिति, जैसे जो कि मेढक चलता है, मंडूक पुलिति एक न्याय भी होता है ना, तो जैसे मेढक चलता है, उस सूत्र के द्वारा अन्यतरस्याम
ग्रहणम मतलब उस सूत्र के द्वारा अन्यतरस्याम वहां जो पद है उसका क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। कहां पर, अभिनिविशश्च, अन्यतरस्याम का क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। अब व्यवस्थित विभाषा आश्रयणात्, और व्यवस्थित विभाषा को मान करके, व्यवस्थित विभाषा का आश्रयण करके, क्वचिन्ना कहीं पर कर्म संज्ञा आधार की नहीं होती। ठीक है, अभी जैसे ये वृत्ति है, ये ऐसा उन्होंने कहा, मैं इसको और अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूं। अष्टाध्यायी क्रम में अभिनिविशश्च इस सूत्र के पहले, ठीक है, इस सूत्र के दो सूत्र पहले, एक तो ये सूत्र आता है, एक आधारोधिकरणम आता है, उसके पहले, ठीक है, ये सूत्र आता है परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम अष्टाध्यायी क्रम में। तो लगभग जो है तो तीन सूत्रों का गैप होता है, उसके बाद ये सूत्र आता है। ठीक है, उस सूत्र से, किस सूत्र से, परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। तो अब ये कहते हैं कि वहां पर क्या करना है कि मंडूक पुलुति। तो मंडूक पुलुति कहने का तात्पर्य क्या है, मंडूक पुलुति कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मेढक चलता है तो मेढक क्या करता है कि यहां से उछटेगा तो सीधे वहां जाएगा, दूसरे स्टेप में जाएगा। तो यहां पर क्या करना है कि वो जो सूत्र है इनके पहले, जैसे कि मैंने बताया ना कि अभिनिविशश्च के पहले अधिसिंगस्थासाम कर्म, इसके पहले आधारोधिकरणम, उसके पहले जो है सूत्र आता है परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। तो मंडूक पुलिति का मतलब कि वहां से अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति क्या होगी, उचटते हुए मेढक की गति में इन सूत्रों को ना छूते हुए, किस सूत्र को, आधारोधिकरणम को या अधिसिंगस्थासाम कर्म को, इनको ना छूते हुए सीधे कहां जो है तो जंप कर देगा, अभिनिविशश्च में। ठीक है, तो जैसे मेढक जंप करता है बीच की जगह को छोड़ करके, वैसे ही अन्यतरस्याम की जो अनुवृत्ति है इन 2-3 सूत्रों को छोड़ते हुए सीधे कहां जंप करा देते हैं, अभिनिविशश्च में। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जब अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ जाएगी तो अन्यतरस्याम का मतलब क्या होता है, विकल्प। अन्यतरस्याम का मतलब क्या होता है, विकल्प। यह सूत्र क्या करता है, नित्य से काम कर रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, नित्य से ये कहता है कि अभियोनि पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जब अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति हम ले आएंगे तो क्या होगा कि व्यवस्थित विभाषा का आश्रयण करके, एक होती जैसे कि क्या होती है विभाषा, एक प्राप्त विभाषा, एक अप्राप्त विभाषा, एक होती है व्यवस्थित विभाषा। तो व्यवस्थित विभाषा का मतलब होता है एक जगह प्राप्त है, कहीं पर नहीं प्राप्त होगी। तो जैसे प्राप्त कहां पर है, अभिनिविशते सन्मार्गम में, यहां पर जो होता आधार की कर्म संज्ञा हो गई। तो यहां पर तो कर्म संज्ञा हो गई, लेकिन कहीं पर नहीं होगी, ये व्यवस्थित विभाषा का तात्पर्य है। ठीक है, तो कहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगी आधार की, प्रयोग देते हैं, प्रयोग ये लिखा हुआ है, पापे अभिनिवेशः, पापे अभिनिवेशः। समझ में आया? पापे अभिनिवेशः, पापे अभिनिवेशः, इसका मतलब यह हुआ कि पाप में प्रवेश कर रहा है। कोई है जो करता है वो पाप में प्रवेश कर रहा है। अब ध्यान देना, पाप में प्रवेश कर रहा है तो देखो अभिपूर्वक, निपूर्वक, विष धातु है, यही स्थिति है जो सूत्र कहता है। इस सूत्र के द्वारा यहां पर पापे में क्या हो जाना चाहिए था, इसका जो आधार है, विष धातु का जो आधार पाप है, इस सूत्र के द्वारा यहां पर भी कर्म संज्ञा हो जानी चाहिए था। मतलब पापम अभिनिवेशा ये बन जाना चाहिए था। ठीक है, क्या बनना चाहिए था, पापम अभिनिवेशा। लेकिन यहां पर क्या करते हैं कि जब अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति कर लेंगे तो व्यवस्थित विभाषा को मान करके क्वचिन्ना कहीं पर जो है आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती। अब यहां पर क्या होगा कि इसका जो अभिनिवेश का जो विष धातु का जो आधार पाप है, यहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। इसका जो आधार पाप है यहां पर कर्म संज्ञा नहीं होती, तो कहीं पर कर्म संज्ञा नहीं भी होती। ये अन्यतरस्याम ग्रहण का प्रयोजन है। तो क्या बन जाता है, पापे अभिनिवेशा। बात समझ में आई? यदि इस चीज को आप नहीं जानते, ये जो वृत्ति में आता है बीच में कि यहां पर जो है तो क्यों कर्म संज्ञा नहीं हुई, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि यहां पर कर्म संज्ञा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सूत्र स्पष्ट वही कहता है। लेकिन क्यों नहीं होती, क्योंकि व्यवस्थित विभाषा को मान करके यहां पर जो होता अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति के द्वारा इसका जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा यहां पर नहीं होती है। तो क्या बन जाता है, पापे अभिनिवेशत, ये भी बनता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये सूत्र क्या हो गया, अभिनिविशश्च सूत्र हो गया पूरा। अब इसके बाद जो है एक सूत्र आता है, यह सूत्र की व्यक्ति समझ में, मतलब इस सूत्र का जो स्पष्टीकरण हुआ, ठीक है, यहां पर कोई शंका तो नहीं है, बढ़िया से समझ में आया?